हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री का ट्वेल्थ क्लास का हिस्ट्री और उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। और हमने दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर कर लिया है और एक पार्ट ऑलरेडी आपके यूट्यूब पे है। और आज अभी अभी दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तीसरा पार्ट हम लोग आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग चर्चा कर कर चुके हैं महावीर की शिक्षाओं की, उनके जीवनी की। उसके अलावा दूसरे पार्ट में हमने जाना बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में और बुद्ध के ज्ञान के बारे में, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में। अब हम लोग तीसरे जो पार्ट है उसमें जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए है इस चैप्टर में, वो है स्तूप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्तूपाज। और जो मेन मेन स्तूपाज है, जो मुख्य स्तूपाज हैं, उसमें आएंगे आपकी सांची की स्तूप और अमरावती की स्तूप। उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। एक्चुअली स्तूप के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्तूप को कैसे बनाया गया, है ना। स्तूप को कैसे बनाया गया, स्तूप की मतलब की रचना किसने की, ठीक है। और स्तूप की रचना हुई क्यों, है ना। स्तूप की रचना हुई क्यों और किस तरह से उसको संरक्षित रखा गया और क्या क्या घटनाएं घटी उस स्तूप को संरक्षित रखने में, इस चीज को जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो स्तूप का नाम सुनते ही लगता होगा कि ये होगा क्या, ठीक है। अब एक तरह से आप कह सकते हो स्तूप कुछ नहीं है, एक तरह से आप बोल सकते हो, एक लाइन में अगर आपको बोलना हो कि बुद्ध के, ठीक है, बुद्ध की जो अवशेष थे या बुद्ध के जो मतलब कि ज्ञान थे या मतलब बुद्ध से रिलेटेड संबंधित जो भी हम लोग के पास साक्ष्य बचे हुए थे, ठीक है, जो भी चीज बचे हुई थी, उनको सुरक्षित रखने का एक जरिया था स्तूप, ठीक। क्योंकि उनको क्या किया जाता था, उन सब चीजों को, जैसे कि आपको कहीं से कपड़ा मिल गया बुद्ध का, या कहीं से मतलब कि कुछ उनका मतलब कि कुछ भी, कोई भी अवशेष, हड्डी या कुछ भी मिल गया, उसको आपने क्या किया, एक जगह रख दिया और रख के ऊपर से क्या किया, उसको ढक दिया, ठीक है। और उसको दे दिया आपने किस चीज का आकार, स्तूप का आकार, ठीक है। तो स्तूप और कुछ नहीं होता है, एक पवित्र स्थल है जहां पर कि महात्मा बुद्ध के अवशेषों को या मतलब साक्ष्यों को क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्तूप जो मैं आपकी किताब में लिखा हुआ है कि कुछ जगह बहुत ज्यादा पवित्र हो जाते हैं। प्राचीन काल में क्या होता था, जब ये स्तूप का फैशन चल रहा था, कि बहुत सारा, जैसे अभी मंदिर, आप मंदिर देखते हो कि कोई भी चीज अगर मतलब कि कोई भी जगह अगर आपको लगता है कि पवित्र है या यहाँ पे देवी या देवता का निवास है, तो आप क्या करते हो, उस चीज को वहां पे मंदिर बनवा देते हो। एक गर्भगृह रहता है आपका, जहां पर कि मेन भगवान स्थापित होते हैं, उसके आसपास आप क्या करते हो, छोटे छोटे मंदिर बना लेते हो, प्रदक्षिणा पथ बना लेते हो, ठीक है, जहाँ प्रदक्षिणा लोग करते हैं, ठीक है, उस तरह से बनता है। इसी तरह से स्तूप का भी उस समय चलन था, जब हम लोग बात कर रहे हैं कब, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हो, बहुत सारे राजाओं ने उसमें निर्माण में उसमें भूमिका निभाई, बहुत सारे व्यापारियों ने भूमिका निभाई, और जो जो लोग बुद्ध बौद्ध धर्म को मानते थे, उन्होंने सबने क्या किया, स्तूप का निर्माण में भूमिका निभाई। अब बात करते हैं, कुछ जगहों को लोग पवित्र मानते थे, अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टान थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज दिख गया उनको, तो उनको लगा कि यहाँ पे क्या करना चाहिए, स्तूप का निर्माण करना चाहिए, तो स्तूप का निर्माण कर देते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती है, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव है कि जो चैत्य, चैत्य उन्हें नाम दिया दिया जाता था। वेदी बनता है ना, आज भी वेदी बनता है, जब यज्ञ वगैरह होता है तो वेदी बनता है, छोटा छोटा, ठीक है, मतलब पत्थरों का। तो उसी तरह से कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी, वो बैठने बैठने वाला नहीं होता, चबूतरा टाइप से कुछ, ठीक है, तो उसी तरह से बनता था। तो उन्हें क्या कहते थे उस समय, चैत्य। तो याद रखना कि जो छोटी छोटी वेदियां बनाई जाती थी, उनका नाम क्या था, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, तो क्या बोलते थे, चैत्य। या ऐसे आ सकता है कि चैत्य किसे कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन दे देगा कि छोटी छोटी पत्थर, छोटी छोटी वेदी, छोटे छोटे कपड़े, या जो भी कुछ करके ऑप्शन दे देगा। तो छोटे छोटे वेदी को क्या कहते थे हम लोग, चैत्य कहते थे। ऑप्शन ये चैत्य को बोलता है कि सवदाह के बाद, सवदाह मतलब क्या होता है, शरीर को दाह कर देना, मतलब जला देना, ठीक है। सवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे, ठीक। हाँ, मतलब एक टीला नहीं होता, पत्थर का टीला, उस पर रख दिया गया, ठीक। जो बचा, जैसे कि हम लोग जलाते हैं ना आज, अगर कुछ बचा, जो भी अंश बचता है, वो उसको क्या करते थे हम, ये लोग सुरक्षित रख देते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। अब यही लोग क्या होता था, एक टीला बना के मतलब एक पत्थर पर रख देते थे और वेदी बना देते थे, और इसी को क्या कहते थे हम लोग, चैत्य कहते थे, ठीक। तो याद रखना कि चैत्य क्या होता है, सौदाह से रिलेटेड। ये स्लाइड जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए, ठीक है, खास करके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। यहीं से आपको दिखेगा
कि बौद्ध साहित्य में कई जातियों की चर्चा है, इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी क्या है, वर्णन। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, चारों जो जगह है बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जहां वे जन्मे थे उसको लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसको, जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ, जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया मतलब कि उन्होंने शरीर को त्याग दिया, कुशीनगर। ठीक, अब ऐसे ही बहुत सारे स्थान हैं, सब पवित्र स्थल हैं जहां पर कि बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा भारत का मैप, ओके, और यही है अपना क्या, बिहार, और बिहार में ही आपको दिखेगा क्या, लुम्बिनी। और क्वेश्चन आता है कि लुम्बिनी कहाँ स्थित है, जहां बुद्ध ने जन्म लिया लुम्बिनी कहाँ स्थित है, कहाँ पे है, बिहार में। ठीक है, फिर श्रावस्ती भी आप देखेंगे, श्रावस्ती है यहाँ पे। ठीक, कुशीनगर देखेंगे, ये यूपी में है। सारनाथ जो है यूपी में है, पता है। बनारस गए हैं कोई, कोई नहीं गया है, बनारस में सारनाथ है। ठीक, बनारस से आप कैंट से जा सकते हैं, 5-10 किलोमीटर दूर है, अच्छी जगह है। जहां पर कि आपको दिखेगा अशोक स्तंभ, जो आपको दिखता है ना, जो नहीं दिखता है 3 गो सिरवा, वो आपको वहां पे दिखेगा। सारनाथ में आपको एक स्तूप दिखेगा। ठीक है, अब बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, क्योंकि बुद्ध ने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था वहीं पे। इसकी भी कहानी बहुत रोचक है कि जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के निकले तो बहुत लोग थे। ठीक है, और बुद्ध का साथ बीच में उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। ठीक, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध बुद्ध को, तो उन्हीं 4-5 लोग जो जुड़े हुए थे उनको ही सबसे पहले उपदेश दिया, और कहाँ पे, सारनाथ में बैठा के। ठीक है, इसलिए ये क्या है, चीज इंपॉर्टेंट है, और वहां पे बना भी है एक स्तूप, है ना। तो इस तरह से याद रखेंगे इन चारों चीजों को। वैसे सभी जगह जहां बुद्ध से संबंधित कहानियां हैं वह सब पवित्र स्थल हो गए, तथा बुद्ध की मृत्यु से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। ठीक है ना, वही अशोक स्तंभ की बात हो रही है। लुम्बिनी तक की यात्रा की, जहां जहां पे उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, और अशोक जानते ही हो कहाँ पे राज कर रहे थे, मगध। ठीक है, गया नालंदा के आसपास का जिला, पूरा पटना वटना सब है ना, मगध में आता था ना पहले। ठीक है, तो यहाँ पे राज करते थे, और यहाँ से इन्होंने यात्रा शुरू की, कहाँ तक की, लुम्बिनी तक की। और इस याद में उन्होंने क्या बनवाया, स्तंभ बनवाया। ठीक है, तो याद रखोगे कि किस राजा ने, क्वेश्चन आ सकता है, किस राजा ने अपनी लुम्बिनी की यात्रा पर स्तंभ बनवाया, तो किसने, अशोक ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्तूप क्यों बनाए जाते थे, अभी मैंने शुरू शुरू में एक्सप्लेन कर दिया क्यों बनाए जाते थे, संरक्षित रखना था। ठीक है, उसी चीज को देखेंगे। कैसे कई अन्य जगह है जिन्हें पवित्र माना जाता था, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, अवशेष मतलब जो बचा हुआ भाग होता है वही होता है अवशेष। देखो, हार्ड हार्ड शब्द हो सकते हैं, बाकी अर्थ जो अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए बोलता है, जब भी एग्जामिनर आपका एग्जाम लेता है तो आपसे बोलता है कि आप अपने शब्दों में क्या दीजिए, उत्तर दीजिए। ये इतने भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अवशेष ये, हाँ इतना लिख सकता है ना, कि जो भी मतलब कि दाह संस्कार के बाद या जीवन के त्याग के बाद जो भी चीजें बचती हैं, जो भी शरीर का अंग बचता है, या जो भी उनके याद में कुछ भी बचता है, वो क्या कहलाता है, अवशेष कहलाता है। और उसी चीज को क्या किया जाता था, उन्हीं अस्थियों या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, वहीं पे गाड़ दिए जाते थे। और इन टीलों को क्या कहते थे हम लोग, स्तूप। बस इतना ही लिखना है, स्तूप का क्वेश्चन आता है तो आप इतना ही लिखोगे कि बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जिनकी जैसे उनकी अस्थियां तथा उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे, इन टीलों को क्या कहते थे हम लोग, स्तूप कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अशोकावदान, अशोक के समय में ही लिखा गया होगा अशोकावदान। ठीक है, उसमें बोलता है नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से को हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। अशोक इतना बड़ा फैन था, मतलब इतना बड़ा फॉलोअर था आप कह सकते हो बुद्ध का। और अशोक भी बहुत बड़ा, मतलब क्या था, जाते हो आप लोग, सम्राट था एकदम, मतलब कि राजा था, और खूंखार राजा था, ऐसा भी नहीं था। युद्ध में, साम्राज्य विस्तार में बहुत ज्यादा उसको क्या था, दिलचस्पी थी। अपने शासन के 90वें वर्ष में क्या हुआ, ठीक है, कि कलिंग पे उसने आक्रमण करना स्टार्ट किया। कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग कहाँ पे है पता है, कलिंग किसको कहते हैं, ओडिशा को। आज का उड़ीसा उस समय का कलिंग था। ठीक, अशोक क्या किया कि जैसे ही कलिंग पे आक्रमण किया, उसने हरा दिया वहां के राजा को। लेकिन जैसे ही उसने हराया, वो देखता है बगल से नदी गुजरती है, ठीक है, और उसने देखा कि पूरा नदी क्या हुआ है, खून खून। उसकी उसका जो हृदय है वहीं पे द्रवित हो गया। बोला कि अरे यार, हम मतलब कि मार झगड़ा करके, या मतलब कि लड़ाई करके या युद्ध करके हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ मनुष्य को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। वहीं से ज्ञान स्टार्ट हुआ, उसी वहीं से उसका पूरा दिमाग परिवर्तन हुआ, और उसने बोला कि अब मैं कोई भी युद्ध
नहीं करूंगा, और बुद्ध धर्म को उसने अपनाया और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करवाने में अपने बेटा बेटी तक को श्रीलंका भेज दिया। ठीक है, किस चीज के लिए? कि आप बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म का क्या कीजिए, प्रचार कीजिए। और वैसे ही सारे जगह उन्होंने अपने अभिधम्म को मतलब कि अपने शिष्यों को, अपने मतलब कि फॉलोअर्स को भेजा। ठीक है, तो इस तरह से अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर एक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर बोला कि इस पे क्या बनवा दीजिए, स्तूप बनवा दीजिए। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारा जैसी जगह प्रस्तुत कर बनाए जा चुके थे। मतलब वही बोल रहा है कि भरहुत जो है, सांची जो है, ये सब किसने बनवाया था? ये जो सांची का स्तूप है किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया कि सांची का स्तूप कहां पर है, वो तो याद था हम लोग को, भोपाल। और किसने बनवाया? अशोक ने। ठीक, तो इसलिए बनवाया जाता था कि बुद्ध के जो भी अवशेष पाए जाए हम लोग क्या हमेशा मिलते रहे। अब देखिए स्तूप कैसे बनाए गए। अब स्तूप को बनाने में हमने शुरू शुरू में बोला है कि राजाओं का बहुत ज्यादा योगदान, फिर उसके साथ साथ व्यापारियों का बहुत ज्यादा योगदान, उसके साथ साथ कुछ पुरुषों और इसका, और फिर बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे स्तूप की संरचना, है ना, स्ट्रक्चर कैसा था। जैसे कि आपका घर बनता है ना, तो आपको पता है ना कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बना हो। चाहे आज मंदिर देखते हो, सबसे ऊपर देखो एक नुकीला टाइप से ऐसे करके बना होता है, ठीक है, सबसे नुकीला में, फिर नीचे देखते हो चौड़ा, फिर गर्भगृह देखते हो, फिर चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ देखते हो। तो वैसे ही क्या था, स्तूप भी था। इसको देख सकते हो ध्यान से कि एक बगल में पूरा एकदम अंडाकार से ये बना हुआ है, शेप बना हुआ है, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ तुमको दिखेगा, है ना, प्रदक्षिणा कर सकते हो जहां पर। ये आपको द्वार हो गया, ठीक है, यहीं से एंट्री लेना है ना। और ऊपर में देख रहे हो छत्र एक लग जाता है ना, आज भी लगता है, त्रिशूल या ऐसे गोल टाइप से कुछ सोना, उस टाइप से पीला टाइप से, तो उस तरह से। तो इसी तरह से क्या था, हाँ वैसा ही कुछ है, उसके पीछे भी रीजन। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्तूप पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्तूप का क्या था? स्तूप का जन्म, जिसका संस्कृत अर्थ होता है टीला का एक गोलार्ध, मतलब एक टीले का एक गोला भाग, है ना, गोलार्ध दिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में क्या कहा गया? अन्न कहा गया। मतलब कि अंडे के आकार का था, एकदम गोल था, इसलिए इसको क्या कहा गया? अन्न कहा गया। अन्न के ऊपर एक हार्मिका होती थी। हार्मिका देखो कहाँ पे है, ये देखते हो, ऐसा कुछ आकृति बना रहता है ऐसे, है ना, उसके ऊपर में ही ये अपना जो गोल वाला त्रिशूल है वो लगा रहता है। तो ये हर्मिका है, उसके नीचे जस्ट, तो सबसे ऊपर क्या हुआ? सबसे ऊपर छत्र, उसके नीचे हर्मिका। अब हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। यष्टि यही वाला है, इसके मतलब कि इसके जस्ट ऊपर में यहाँ पे लगा होता था और इसके ऊपर छत्र लगा होता था। ठीक है, अब हर्मिका से ऊपर क्या होता था भाई? यष्टि होता था, जिसपे छतरी लगी होती थी, और टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। ठीक है, यही अपना वेदिका आपको दिखेगा, पूरा प्रदक्षिणा पथ, ये वेदिका आपको दिखेगा, ये यहाँ पे है ना, वेदिका। ओके, अब आगे बढ़ते हैं वेदिका के बाद, कि वहीं पे आप देखोगे प्रदक्षिणा पथ भी लगा रहता था। अब देखते हैं स्तूपों की खोज कैसे हुई, अमरावती और सांची की नियति। नियति मतलब क्या होता है? हाँ, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, उससे ज्यादा खूबसूरत है कि नहीं? लेकिन बात अब करते हैं कि इसका खोज हुआ कैसे, इसके पीछे भी कहानी है। देखो कैसे कैसे होता है। जब एक बार क्या हो रहा था कि 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनवा रहे थे, है ना, मंदिर बनवाने जा रहे थे, तभी क्या होता है ना कि आसपास की खुदाई स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आसपास की जैसी खुदाई हुई, अचानक से अमरावती का स्तूप का अवशेष उन्हें मिला। ठीक है, बना रहे थे मंदिर, मिल गया स्तूप। वहां से एक अंग्रेज अधिकारी, एक बार कॉलिन मैकेंजी भी गुजर रहे थे, उन्होंने भी बोला कि हाँ ऐसा कुछ है, चित्रांकन किया, लेकिन वो कभी छपा नहीं। ठीक है, अब 1854 में, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि 1854 में गंटूर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पड़ता है क्या? गंटूर, वहीं के कमिश्नर थे, उन्होंने अमरावती की यात्रा की तथा कई मूर्तियां तथा उत्कीर्ण पत्थर जमा किया और मद्रास ले गए। ठीक है, मद्रास ले गए, जहां उनके नाम पर इसे एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि एलियट संगमरमर, है ना, कहाँ के, कहाँ के स्तूप, स्तूप के उसको क्या बोलते हैं, ईंटों को क्या कहते हैं? अमरावती के स्तूप के। ठीक ना, अमरावती के स्तूप जैसे मिला ना, वैसे सब लोगों को लगा ना कि कतना कुछ मिल गई बा, मतलब ईंटा हई हो, मतलब कि पत्थर, ठीक है ना, उसको लूटना आदमी ने स्टार्ट कर दिया। मतलब सब लोग अपना अपना पत्थर घर ले जाना है ना। हाँ, जो भी आता था ना, यात्रा करता था, वो क्या होता था, दो चार टेलर, हाँ लेके चल दो, हाँ जैसे हड़प्पा में था कि रेल का पटरी बन रहा था, अचानक से मिल गया, है ना। अब
कितना ही देखो, वो तो भाग्य है, नियति है कि मिल जाता है और फिर बुलाया जाता है लोगों को कि हाँ आइए, जो लोग मतलब कि पुरातत्वविद होते हैं उनको बुलाया जाता है कि आप लोग आइए रिसर्च कीजिए। ऐसा ही कुछ है यहाँ पे भी हाल, कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश के कमिश्नर गुजर रहे थे, अमरावती की यात्रा किए और मूर्ति और बहुत सारा पत्थर उत्थर क्या लेके चले गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पत्थर होगा, उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बातों का मतलब कि उस समय का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। मतलब कि ये आपको दिखता है तोरण द्वार जहां से एंट्री होती होगी। ठीक है, ओके। इसका भी उन्होंने क्या किया, खोज निकाला। पश्चिम भाग में बोल रहा है तो पश्चिम ये होगा अपना, तो यहाँ ये वाला खोज किसने किया था, इसी ने किया था, इस कमिश्नर ने। ठीक है, और उन्होंने बोला कि उस समय का शानदार स्तूप रहा होगा ये। अब देखते हैं सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया। अमरावती के बारे में हम लोग समझ गए कि अमरावती जो था, है ना, उसका नष्ट क्यों हुआ होगा, क्योंकि सभी लोग क्या करते थे, आके पत्थर और सारी चीजें क्या लेके चले जाते थे। सांची के स्तूप के साथ ऐसा नहीं था। क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अमरावती के स्तूप आके पत्थरों को लूटा, उनकी मूर्तियों को उठा ले गए। ठीक है, पर पुरातत्ववेदा एच कॉल ने, मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे, उन्होंने लिखा, एच कॉल ने क्या लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किस लेखक ने या किसने बोला कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना या मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। किसने बोला, एच कॉल ने। ठीक, वो सब आपकी किताब में लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से उन्होंने सपोर्ट नहीं किया इस चीज का कि आप लोग पत्थर जो ले जा रहे हैं, चाहे मूर्तियां जो ले जा रहे हैं, वो सही बात नहीं है। वे मानते थे कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिक्रिया रखी जानी चाहिए, जबकि असली आकृतियां जो है खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। होता है ना कि ले आके कुछ भी मिलता है ना, तो ले आके कहाँ रख देता है लोग, म्यूजियम में, है ना। उनको बोलना था कि आप म्यूजियम में मत रखिए, वहीं पे आप क्या कीजिए, अच्छे से गिरवा उरवा के बढ़िया से बनवा दीजिए और वहीं पे उस चीज को क्या कर दीजिए, संरक्षित कीजिए। दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन कॉल जो थे इस बात पे, अमरावती के स्तूप को नहीं रखा गया लेकिन सांची के स्तूप को क्या वहीं पे रखा गया, संरक्षण दिया गया जहां पर वो था। ठीक है, वो भोपाल में ही है और उस समय से ही भोपाल में ही है। ठीक है, और इसकी तो मूर्तियों को, इसकी पत्थरों को बहुत लोग ले गए, मद्रासों ले गया, कोई लंदन ले गया, तो कोई इधर तो कोई उधर। हाँ, करीब करीब खंडहर हो गया। सही बात है, खंडहर हो गया है पूरा। ठीक है, शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि कैसे पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। तो ये आपके लघु तरीके के लिए क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, इसके पीछे कारण बताया। तो यही जो स्लाइड है अपना, क्या कर लोगे, छाप दोगे ले आके, तो हो जाएगा। 1818 में जब सांची की खोज हुई, याद रखना कि सांची के स्तूप की खोज कहाँ हुई, भोपाल में। कब हुई, 1818 में। तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। ये जो तोरण द्वार है, एक नहीं, सांची का स्तूप का हम लोग बात कर रहे हैं ना, सांची के स्तूप ये है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे कि एक यहाँ पे है, फिर आगे पीछे भी चारों तरफ है, तो चारों यहाँ पे मिला है इसका। ठीक है, नहीं तो मालूम नहीं होता कि कैसा है क्या है। ठीक, तो इस तरह से अपना स्तूप का भी कहानी खत्म होता है। अब जो आगे पढ़ना है हम लोगों को, वो पढ़ना है थोड़ा बहुत और जानकारी लेनी है इस स्तूप के बारे में, थोड़े से बुद्ध शिक्षा के बारे में, और इस तरह से चैप्टर खत्म होगा, अपना लास्ट पैरा आएगा कल। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आया होगा स्तूप कैसे बनवाया गया, क्या और क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है रचना। तो इस तरह से हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में अपने इस चैप्टर के। तब तक के लिए बाय।